इस लेक्चर में हम राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास में हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम स्केड्यूलिंग पढ़ चुके हैं। सेशन जोड़ा में हमारे यही टॉपिक होंगे। व्हाट इज राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग, definition of turnaround time, waiting time and response time, और आखिर में how to calculate average turnaround, waiting and response times of round robin scheduling. Round robin scheduling, it is oldest simplest scheduling algorithm which is mostly used for multitasking or time sharing system. और मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो आपको पता है कि ये क्या कौन से सिस्टम होते हैं। In the round robin scheduling, a process is selected for running from the ready queue in first out sequence. यानी ये कैसे होता है राउंड रॉबिन में कैसे होता है प्रोसेस, जो हमारे प्रोसेस होते हैं वो रेडी क्यू में होते हैं और वो उसको रनिंग के लिए सीपीयू असाइन करने कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, किस बेस पे सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो पहले आया हुआ है वो पहले ही उसको प्रोसेसर यानी सीपीयू असाइन हो जाएगा और जो बाद में आया हुआ है उसको बाद में सीपीयू असाइन हो जाएगा। और ये हमारे प्रोसेस कहाँ होते हैं, रेडी क्यू में होते हैं। इट इज सिमिलर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हमारा जो राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग है वो बिल्कुल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग की तरह है, बट एक प्रियम्पशन कंसेप्ट जो हमारा राउंड रॉबिन में है इसमें प्रियम्पशन कंसेप्ट है, क्योंकि जब हमारा एक प्रोसेस को सीपीयू असाइन होता है, जब इसका टाइम स्लाइस होता है, जो क्वांटम एक्सपायर हो जाता है, तो ये प्रोसेस दोबारा हम रेडी क्यू में बेचते हैं, इसकी जगह नया प्रोसेस आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रियम्पशन। Each process which enter in the CPU is given limited amount of CPU time called time slice or quantum. Time slice is usually measured in 10 to 100 milliseconds. यानी इसमें क्या है, जब हमारे प्रोसेस एंटर हो जाते हैं सीपीयू में तो उसको एक टाइम असाइन किया होता है। यानी इसमें क्या होता है, एक टाइम असाइन किया होता है, जब वो टाइम एक्सपायर हो जाता है तो हमारे जो प्रोसेस है वो कहाँ चला जाता है, रेडी क्यू में चला जाता है। और ये टाइम स्लाइस कितना होता है, 10 to 100 मिलीसेकेंड होता है। मतलब है इतनी देर के लिए एक प्रोसेस पे क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी। अगर उसका बस टाइम, जो हमारे पास बस टाइम होता है, अगर उसकी प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है तो क्या, यानी 100 मिलीसेकेंड से ज़्यादा है सपोज, तो क्या होगा, वो क्या होगा, दोबारा रेडी क्यू में जाएगा। अगर सपोज हमारे पास जो बस टाइम स्लाइस हमने दिया हुआ है 50 मिली सेकेंड्स का दिया हुआ है और एक प्रोसेस के लिए अगर हमें चाहिए 25 मिली सेकेंड, तो मतलब है जब उसको सीपीयू असाइन हो जाएगा तो वो पहले ही अटेम्प्ट में वो उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी, तो वो प्रोसेस दोबारा रेडी क्यू में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका जो प्रोसेसिंग टाइम था वो क्या था, 25 मिली सेकेंड था, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसकी बजाय अगर एक प्रोसेस का हमारे पास टाइम है 100 मिली सेकेंड्स है और हमारे सीपीयू जो हमने क्वांटम असाइन किया हुआ है वो 50 मिली सेकेंड है, तो मतलब है जब ये प्रोसेस आएगा, जब इस पर प्रोसेसिंग होगी, तब जब 50 मिली सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये प्रोसेस दोबारा कहाँ जाएगा, रेडी क्यू में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि अभी इसकी प्रोसेसिंग 50 मिली सेकेंड बाकी है, 50 हो गई, 50 बाकी है, तो ये 50 सेकेंड ये दूसरे राउंड में जब सारे प्रोसेस हो जाएंगे उसके बाद ये आ जाएगा, तो दोबारा इसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। जब दूसरा अटेम्प्ट इसकी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इसकी टाइम जो पूरा हो जाएगा यानी 100 मिली सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। और जो प्रोसेस हमारे पास टर्मिनेट नहीं होते, यानी जिसका सपोज करते हैं कि जिसका क्या होता है, जैसा बर्स्ट टाइम या जिसका बर्स्ट टाइम या प्रोसेसिंग टाइम जो हमारे क्वांटम या स्लाइस टाइम से ज़्यादा होती है, मतलब है वो क्या होगा, उसको हम कहाँ भेजेंगे, रेडी क्यू में। और रेडी क्यू में ये कहाँ जाता है, रेडी क्यू में ये कहाँ जाता है, एट द एंड ऑफ प्रोसेस, यानी प्रोसेस के एंड में चला जाता है। ये नहीं है कि शुरू में जाएगा उसके, नहीं, इस तरह दूसरा प्रोसेस आएगा, अगर उसका टाइम ज़्यादा है जो हमने असाइन किया है टाइम क्वांटम, तो क्या जाए, उसके आखिर में चला जाएगा। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है और जिसका टाइम पूरा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाते हैं वो प्रोसेस।
Characteristics of round-robin scheduling. Context switching is used to save the state of preemptive process. Context switching क्या है, ये मैं आपको पिछले क्लासों में पढ़ा चुका हूँ. ठीक है. टाइम स्लाइस शुड बी मिनिमम. जो हम टाइम क्वांटम, जिसको हम क्वांटम भी कहते हैं, यूज करें वो मिनिमम होना चाहिए. Which is assigned for a specific task that need to be processed. However, it may differ ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम. ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग में डिफरेंट होता है. ठीक है. राउंड रॉबिन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, फेयरेस्ट एंड इजीएस्ट एल्गोरिथम. यानी ये हमारे पास बहुत पुराना और आसान एल्गोरिथम, इसको हम आसान कह सकते हैं, बहुत इजी के साथ इम्प्लीमेंट हो जाता है. ठीक है. वाइडली यूज स्केड्यूलिंग मेथड इन ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी ये बहुत ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है, ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे होते थे उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता था. ठीक है. क्योंकि ये हमारा सबसे पुराना और सबसे आसान एल्गोरिथम था और इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान थी. एडवांटेजेस ऑफ राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग. फर्स्ट एडवांटेज का क्या है, देयर इज फेयरनेस सिंस एवरी प्रोसेस गेट्स इक्वल शेयर ऑफ सीपीयू. ठीक है. ये इसका एक एडवांटेज हो गया. दूसरा एडवांटेज का क्या है, इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट and the newly created process is added to end of ready queue. ठीक है. इसका दूसरा एडवांटेज हो गया हमारे पास. क्या हो गया इसका दूसरा एडवांटेज, इट इज़ इजी टू इम्प्लीमेंट. ठीक है. तीसरा एडवांटेज का क्या है, राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन बर्स्ट टाइम. यानी ये बर्स्ट टाइम पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है. सो इट कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेबल ऑन द सिस्टम. ठीक है. इसका तीसरा एडवांटेज हमारे पास क्या होगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन बर्स्ट टाइम. ठीक है. एक और एडवांटेज का तीसरा एडवांटेज का हो गया. ठीक है. चौथा इसका एडवांटेज क्या है हमारे पास, चौथा एडवांटेज का हमारे पास क्या है, एवरी प्रोसेस गेट अ चांस टू रीशेड्यूल आफ्टर अ पर्टिकुलर क्वांटम टाइम. ठीक है. इसका ये चौथा हमारे पास एडवांटेज हो गया. डिसएडवांटेजेस ऑफ राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग. देयर इज लार्ज वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम. ठीक है. ये एक डिसएडवांटेज हो गया हमारे पास. देयर इज लो थ्रूपुट. क्यों है, बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. और आपको पता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो हमारा प्रोसेस है वो प्योरली क्या है, ओवरहेड प्रोसेस है. ठीक है. और फिर इसका तीसरा डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है, टाइम कंज्यूमिंग शेड्यूलिंग फॉर स्मॉल क्वांटम. ठीक है. टाइम कंज्यूमिंग है किसके लिए, अगर हमारे पास टाइम क्वांटम स्मॉल रखते हैं हम तो वो हमारे पास क्या है, टाइम कंज्यूमिंग शेड्यूलिंग प्रोसेस बन जाता है. ठीक है. सिंस राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग डिपेंड अपॉन टाइम क्वांटम. ठीक है. क्योंकि हमारा जो राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग है वो डिपेंड करता है किस पे, टाइम क्वांटम पे. सो डिसाइडिंग अ परफेक्ट टाइम क्वांटम फॉर स्केड्यूलिंग इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. और क्योंकि हमारा जो राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग है वो डिपेंड करता है टाइम क्वांटम पे. ठीक है. तो इसको डिसाइड करना, परफेक्ट टाइम क्वांटम डिसाइड करना एक आसान काम नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल काम होता है. ठीक है. इसके अलावा if the time quantum is higher then the response time of the system will be higher. ये भी एक डिसएडवांटेज है हमारे पास. अगर हम टाइम क्वांटम की जो वैल्यू रख रहे हैं, जो हायर रख रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है सिस्टम का वो भी बढ़ जाएगा. इसके अलावा if the time quantum is lower, अगर टाइम क्वांटम को हम कम रख रहे हैं, then there is higher context switching overhead. तो फिर हमारे पास क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा होगी. ठीक है. तो ये भी इसका एक और डिसएडवांटेज हो गया. टर्न अराउंड टाइम हमारे पास क्या होता है, टाइम डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम ऑफ अ प्रोसेस. ठीक है. एक प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. ठीक है. इस तरह एक प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम क्या होगा, टाइम डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम एंड बर्स्ट टाइम. ठीक है. यानी एक प्रोसेस का वेटिंग टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. तो ये हमारे एक प्रोसेस का क्या बन जाएगा, वेटिंग टाइम बन जाएगा. इस तरह हमारे एक प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, टाइम एट विच द प्रोसेस गेट द सीपीयू फॉर फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स टाइम. यानी हमारे पास एक प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम कौन सा टाइम होगा, टाइम एट विच द प्रोसेस गेट द सीपीयू फॉर फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम.
Consider the following process with arrival time and burst time. Calculate average turnaround time, average waiting time, and average response time using round robin with टाइम क्वांटम 3. हमें टाइम क्वांटम कितना दिए हुए 3 दिए हुए. प्रोसेस कितनी है 6 प्रोसेस है और उसके अराइवल टाइम्स दिए हुए हैं और इसके बर्स्ट टाइम दिए हुए हैं. इसको हम सॉल्व करते हैं. हमें क्या दिया हुआ है ये चीज़ें दी हुई है. ये प्रोसेस आईडी अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम दिया और साथ ही हमें क्वांटम दिया हुआ है जो 3 सेकेंड है. सबसे पहले हम इसका गैन चार्ट बनाएंगे और मैंने आपको क्लासेस में इसका बनाना सिखाया हुआ है कि ये कैसे बनाते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोसेस अराइवल है वो P4 है. ठीक है, तो ये 1 मिली सेकेंड पे अराइवल हुआ था. तो इस मतलब है इससे पहले CPU कुछ भी नहीं कर रहा था. तो इसके बर्स्ट टाइम हमारे पास 9 कितना 9 मिली सेकेंड है. तो मतलब है इसका क्वांटम हमारे पास क्या है 3 सेकंड. ये 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसके बाद ये दोबारा कहाँ चला जाएगा रेडी क्यू में. तो ठीक है, तो आप देखते हैं दूसरा प्रोसेस 2 मिली सेकेंड के बाद हमारा दूसरा प्रोसेस आ गया और वो क्या है P5 और इसका बस टाइम देखो कितना है 2 मिली सेकेंड्स है. मतलब है ये इसका क्वांटम से टाइम कम है. इसका मतलब ये पहले ही टाइम में ये एग्जीक्यूशन खत्म कर लेगा. क्योंकि हमारा क्वांटम 3 है इसको हम 3 मिली सेकेंड दे सकते हैं. तो इसका 2 चाहिए तो ये 2 मिली सेकेंड लेगा और उसके बाद ये किसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा. ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा हमेशा के लिए. ठीक है, इसके बाद देखें कि हमारे पास ये प्रोसेस आया है यानी P3 आया है. इसका क्या है हमारे पास टाइमिंग क्या है इसका 7 मिली सेकेंड है. ठीक है, तो इस तरह ये क्वांटम 3 मिली सेकेंड्स के लिए ये एग्जीक्यूट कर लेगा. फिर ये क्या हो जाएगा रेडी क्यू में चला जाएगा. ठीक है, इसके बाद हमारे पास कौन से 4 मिली सेकेंड के बाद हमारे पास एक और प्रोसेस आया था. ठीक है, वो P2 है. तो P2 का एग्जीक्यूशन टाइम हमारे पास 6 मिली सेकेंड्स है और क्वांटम हमारे पास 3 मिली सेकेंड है. ये भी 3 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा. इसलिए 9 प्लस 3 12 हो जाएगा और ये भी क्या रेडी क्यू में चला जाएगा. अच्छा, अब इसकी बारी नहीं है, पहले ये नहीं होगा क्योंकि ये 5 मिली सेकेंड के बाद आया था. तो इससे पहले हमारा P4 आया था 1 मिली सेकेंड के बाद. मतलब है हमारा क्वांटम जो है वो 3 मिली सेकेंड है. 1 प्लस 3 4 हो जाएगा. मतलब है ये P4 इससे फिर आगे हो जाएगा. ठीक है, और इसका एग्जीक्यूशन टाइम के एक बर्स्ट टाइम कितना है 9 है. तो ये एक दफ़ा फिर क्या करेगा 3 मिली सेकेंड ले लेगा और उसके बाद 12 प्लस 3 15 हो जाएगा और ये दोबारा क्या हो जाएगा रेडी क्यू में चला जाएगा. ठीक है, अब इसकी बारी आ गई. ठीक है, अब 5 मिली सेकेंड के बाद आया हुआ है. तो क्या होगा अब ये इसकी बारी है, ये आ जाएगा. इसको 3 मिली सेकेंड मिलेंगे. ठीक है, तो 3 मिल जाएंगे. इसके कितने रह जाएंगे बस टाइम के 2 रह जाएंगे. तो ये भी क्या हो जाएगा रेडी क्यू में चला जाएगा. फिर आखिर में हमारा आखिरी प्रोसेस जो है 6 मिली सेकेंड के बाद P6 आया हुआ है. तो इसको भी इसका बर्स्ट टाइम कितना है 3 मिली सेकेंड है और ये 3 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसकी टर्मिनेशन क्या हो जाएगा ये भी हमेशा के लिए टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि क्वांटम टाइम भी 3 है हमारे पास और इसको जब बर्स्ट टाइम है वो भी 3 है. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा. इस तरह जो हमारे क्यू में प्रोसेस है वो दोबारा आएंगे और इस तरह इसको क्वांटम टाइम मिलेगा. अच्छा, इस तरह हमारा P3 आएगा क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं तो P2 आएगा. फिर P4 P1 एंड P3. ठीक है, अब इसकी एग्जीक्यूशन सबकी कंप्लीट हो गई. अब प्रोसेस के कंप्लीशन टाइम देखते हैं. P1 कब कंप्लीट हुआ था जो आखिर में ये 32 सेकंड में कंप्लीट हुआ था. इस तरह हमारा P2 कब कंप्लीट हुआ था P2 आखिर में ये है तो ये कितने पर कंप्लीट हो गया 27. इसलिए ये 27 कंप्लीशन टाइम इस तरह आए हुए हैं. इस तरह बाकी के लिए भी हैं. अब हमारे पास टर्न अराउंड का फॉर्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. कंप्लीशन टाइम 32 माइनस 5 27 हो जाएगा. इस तरह 27 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा 23. तो ये इसका टर्न अराउंड टाइम हो गया प्रोसेस 1 का और ये प्रोसेस 2 का. और इस तरह आप बाकी के लिए भी निकाल दें. अब वेटिंग टाइम क्या है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. तो ये 22 कैसे हुए 27 माइनस 5 22 और 23 माइनस 6 17. तो ये इस तरह आया हुआ है. ठीक है, ये वैल्यू इस तरह आई हुई है. तो आप बाकी के लिए भी इस तरह कैलकुलेट कर लो. जो फॉर्मूले आपको पिछले स्लाइड में बताए हैं उसको इस्तेमाल करते हुए ये वैल्यू कैलकुलेट कर लें. और हमारा रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है
प्रोसेस गेट CPU फॉर फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेस 1 है इसको पहली दफ़ा प्रोसेसर कब मिला था? 15 मिली सेकेंड के बाद, और इसका अराइवल टाइम क्या है? 5। तो 15 माइनस 5 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा P2 का कब प्रोसेसर असाइन हुआ था? 9 मिली सेकेंड के बाद, और अराइवल टाइम इसका क्या क्या है? 4। तो 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। तो इस तरह आप बाकी के लिए भी ये वैल्यू कैलकुलेट करें। कैसे निकालेंगे? सबको जमा करके 6 पे डिवाइड करें। 6 पे डिवाइड करके हमारे पास प्रोसेस 6 हैं। इस तरह वेटिंग टाइम के सारे वेटिंग टाइम को ऐड करके 6 पे डिवाइड करें तो एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। इस तरह हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम है, सारों के जमा करके 6 पे डिवाइड करें तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम आ जाएगा। ये है आज की लेक्चर की समरी। फॉर मोर डिटेल यू कैन सी द फॉलोइंग रिलेटेड लिंक्स। थैंक यू वेरी मच।